Hello दोस्तों, वेलकम टू साइंस ब्रिज एकेडमी. माय नेम इज़ प्रथमेश रोमड़े एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द क्लासरूम एक्सरसाइज 2. ठीक है ना. तो क्वेश्चन चालू करने के पहले लेट अस गो थ्रू द लिस्ट ऑफ द फार्मूलाज फर्स्ट. तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा. ठीक है. ओके. पहला फार्मूला दोस्तों, सपोज ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी. ए पे लेट अस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बी ए और बी पे लेट अस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी बी. ओके. मैंने क्या किया, एक चार्ज क्यू पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके गया. ठीक है. ऑब्वियसली चार्ज क्यू को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा. ठीक है ना. तो वर्क और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट क्या है दोस्तों? ए. मैंने स्टार्ट किया था बी से, माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट दैट इज वी बी. वी ए माइनस वी बी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी भी बोल सकते हैं, जो डेल्टा वी या कभी कभी सिर्फ वी से भी डिनोट किया जाता है. ठीक है. इज इक्वल टू वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, सॉरी फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू, which is also equal to minus of work done to take the charge from B to A by electric force divided by charge Q. ठीक है. आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. सेकेंड फॉर्मूला दोस्तों, सपोज दोस्तों मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है ये Q. ठीक है ना. अगर मैं पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे जाऊँ तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा. वो कितना रहेगा दोस्तों? वो ये रहेगा V 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर. अगर आपका मीडियम एयर है या वैक्यूम है तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर. हम लोग न्यूमेरिकल में बहुत मतलब मेनी टाइम्स इन न्यूमेरिकल्स इंस्टेड ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट वी जस्ट राइट के क्यू अपॉन आर. और के का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता ही है, 9 × 10⁹. ठीक है. तो ये सेकेंड फार्मूला है दोस्तों. थर्ड फार्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल का. यस और नो. वो फार्मूला ऐसा है दोस्तों, V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. उसमें P क्या है दोस्तों? P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला है Q × 2L. ठीक है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये थीटा है. थीटा क्या है मैं आपको यहाँ पे सेपरेटली समझाता हूँ. सपोज ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका डाइपोल है. ये आपका डाइपोल का सेंटर है. ये पॉइंट पी आप रैंडमली कहाँ पे भी ले लो, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढना है. तो पॉइंट पी का इस डाइपोल से जो डिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा. यस और नो. इस द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड द डाइपोल और द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी और द सेंटर ऑफ अ डाइपोल, ये दोनों चीज़ें एक ही है दोस्तों. ठीक है ना. तो दोस्तों ये जो आर इस एक्सिस के साथ और वो भी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वो क्या रहेगा दोस्तों? थीटा. तो ऐसा कोई कन्वेंशन है नहीं, लेकिन ये जो आर है जो आपके एक्सिस के साथ पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो एंगल बनाता है वो थीटा है दोस्तों. ठीक है. अगर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो जो थीटा है वो आपके फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. ये 3 फॉर्मूले हैं. ये है आपका पहला न्यूमेरिकल. A potential at a point A in a space is given as 4 × 10⁵ वोल्ट. ओके. मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए VA कितना दिया आपको? 4 × 10⁵ वोल्ट. ठीक है. ओके. फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए. अच्छा, चार्ज कितना दिया है दोस्तों आपको? Q इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम. अच्छा देखो दोस्तों, ये पॉइंट है ए. आपने ये जो चार्ज क्यू है वो कहाँ से लाया है? इन्फिनिटी से लाया है. चलो मैं बोलता हूँ ये जो पॉइंट बी है वो इन्फिनिटी पे है. दोस्तों कोई भी पॉइंट अगर इन्फिनिटी पे है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज़ एट इन्फिनिटी इज़ ऑलवेज 0 वोल्ट. ऑलवेज 0 वोल्ट. कोई भी पॉइंट अगर इन्फिनिटी पे है तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा? हमेशा 0 वोल्ट ही रहेगा. ठीक है. आपको VA ऑलरेडी दिया हुआ है. वो कितना दिया आपको? वो आपको 4 × 10⁵ वोल्ट दिया हुआ है. ठीक है. तो दोस्तों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट मतलब VA माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट दैट इज VB इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम B to A
बाय एक्सटर्नल फोर्स, बार बार एक्सटर्नल लिखने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी, बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। ओके, अभी आपका पॉइंट बी भी तो इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, क्यों इन्फिनिटी, क्योंकि आपका पॉइंट बी इन्फिनिटी पे है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। ऑब्वियसली ये वर्क डन किसने किया है, एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, यस और नो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू वी ए इंटू क्यू। वी ए कितना दिया आपको, 4 इंटू 10⁵, क्यू कितना दिया आपको, 3 इंटू 10⁻⁻6। दोस्तों इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा दिस विल बी 12, दिस विल बी -1 1.2 जूल्स। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि 3 माइक्रोकूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को या आपको बोलो, आप एक्सटर्नल फोर्स हो, एक्सटर्नल एजेंट हो, 1.2 जूल्स इतना वर्क करना पड़ता है। ठीक है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑल्सो। ओके, दिस इज पार्ट ए। अभी बी, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट। नो दोस्तों, मैंने आपको ये क्लियरली समझाया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो बोलना चाहिए आप बोल सकते हैं, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स का क्या डेफिनेशन होता है, कोई फोर्स कंजर्वेटिव कब बनता है, व्हेन द वर्क डन बाय दैट फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो दोस्तों आप इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक इस 3 माइक्रोकूलम को अलॉन्ग विच पाथ लाते हो, कौन से पाथ के अलॉन्ग लाते हो वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाते हो, यही मैटर करता है। आपको समझ में आ रहा है, और ये तभी ट्रू होगा अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव होगा और आपका इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है। ठीक है ना, तो इसका आंसर रहेगा नो। द आंसर और द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एकदम ठीक से समझ में आया है। मैं आगे जा रहा हूँ दोस्तों। ओके, if 120 joule of work is done in carrying a charge of 6 coulomb from a place where the potential is 10 volts to another place where the potential is V, find V। ओके, ठीक है दोस्तों, चलो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। ये अप्रोच आपको बहुत आसान कर देगी सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, मैंने एक चार्ज Q को जो कितना है 6 कूलम, ठीक है ना, पॉइंट A से मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके गया, और यहाँ पे क्या लिखा है, द 120 जूल्स ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम फ्रॉम अ प्लेस मतलब ए से, वी ए दिया है मतलब आपको 10 वोल्ट, फ्रॉम अ प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, सपोज वो ए पे था, वो अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज वी, मतलब वी बी के पोटेंशियल को उन लोगों ने बोला है वी, और आपको बोला है कि वी फाइंड आउट करो, यस और नो। तो मैं ए से लेके गया बी तक, यस और नो। तो दोस्तों मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट दैट इज वी बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट दैट इज वी ए इज नथिंग बट वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू, यस और नो। ओके, अभी वी बी क्या है दोस्तों, वी, और आपको वी ए क्या दिया है, वी ए आपको ऑलरेडी दिया है, वी ए आपको दिया है 10 वोल्ट्स। ओके, वर्क डन आपको कितना दिया है 120 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 6, तो दोस्तों v कितना आएगा, ओके 120 बाई 6 कितना होता है 20, प्लस ये 10 उधर जाएगा, तो v कितना हो जाएगा दोस्तों 30 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा 30 वोल्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मैं आगे अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ओके, अ वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो एक वायर है, रेडियस कितना दिया आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 250 माइक्रोकूलम विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली। ओके, तो चार्ज Q कितना है दोस्तों 250 माइक्रोकूलम। अभी ये जो चार्ज है वो पूरे वायर पे कैसे फैला है, यूनिफॉर्मली फैला है। ओके,
व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका देखो अभी यहाँ पे आपके पास पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पे आपके पास चार्ज कैसा है, एक्सटेंडेड चार्ज है, मतलब आपको जो 250 माइक्रो कूलम का जो चार्ज दिया है वो पूरे रिंग पे या बोल सकते हो पूरे सर्कल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड चार्ज। अगर ये 250 माइक्रो कूलम का एक पॉइंट पार्टिकल रहता तो बात अलग होती, पर यहाँ पे 250 माइक्रो कूलम ये चार्ज पूरे वायर पे कैसे फैला है, यूनिफॉर्मली फैला है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, मैं क्या करूँगा, इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लूँगा, एक छोटा सा एलिमेंट, यस और नो, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट। इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा दोस्तों, डी क्यू, बहुत ही छोटा सा इनफाइनेटली स्मॉल एलिमेंट है। इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू, ठीक है ना। डी क्यू तो एक पॉइंट चार्ज मैं मान सकता हूँ बिकॉज ये बहुत छोटा है, तो डी क्यू के वजह से इस सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है वो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है दोस्तों, द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यस और नो। अभी ये जो डी क्यू जो छोटा सा चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे जो पोटेंशियल बनाएगा वो भी बहुत छोटा होगा, कितना छोटा होगा दोस्तों, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर। सो हम लोग को मिल गया दोस्तों, हम लोग को क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डी क्यू एट अ सेंटर ऑफ द रिंग और द सेंटर ऑफ द सर्कल। पर दोस्तों हम लोग को पूछा क्या है, हम लोग को पूछा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एंटायर सर्कल, यस और नो। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम लोग को इन दोनों साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यस और नो। डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी। अभी आपको पता है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेंगे वो सारे बाहर आ जाएंगे, आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि के कांस्टेंट है तो के बाहर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो आर है वो भी कांस्टेंट है। अगर आप देखोगे, अगर आप ये डी क्यू लोगे तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है, आर। अगर आप ये डी क्यू लोगे तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है, आर। आपके पूरे सर्कल में आप कौन सा भी डी क्यू लो, जो छोटा एलिमेंट आप ले रहे हो वो कहीं पे भी लो, उस छोटे एलिमेंट का सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा आर ही रहेगा, मतलब वो चेंज होने वाला नहीं है। चेंज होने वाला नहीं है मतलब वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और वो के अपॉन आर ऐसे बाहर आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा दोस्तों, डी क्यू, येस और नो। सो के अपॉन आर। अभी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होगा बता सकते हो मुझे, सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू आपको जोड़ना है तो आपको क्या मिलेगा, सारे वायर के ऊपर, पूरे वायर के ऊपर जो चार्ज है वो मिलेगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो गया दोस्तों। अभी के कितना हो जाएगा आपको पता है, 9 × 10⁻⁹। ओके, रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है हम लोग को 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मतलब 10⁻⁻⁻⁻⁻। ओके, इंटू क्यू, क्यू कितना दिया आपको 250 माइक्रोकूलम, मतलब 250 × 10⁻⁻⁶। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट मत भूलना दोस्तों, यूनिट विल बी वोल्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोस्तों डाइपोल के ऊपर का क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले या आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बोल दे रहा हूँ, V इज इक्वल टू 1/4πε0 के P cos थीटा अपॉन r²। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हैज़ अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ओके, मतलब मुझे P दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मुझे ऑलरेडी दिया है 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर, इट्स नॉट सेंटीमीटर, माई मिस्टेक, कूलम इंटू मीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3। ओके, तो मुझे आर भी दिया है कितना, 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल सिचुएटेड। अभी आप बोलोगे सर ये 3 क्वेश्चन क्या दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन में आपको अलग अलग थीटा दिया है, सिर्फ लैंग्वेज आपको समझने का ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्मूला में थीटा भी तो है ना, तो थीटा आपको दिया है, आपको समझना है कि थीटा आपको क्या दिया है। ओके, चलो समझते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट करते हैं, इतना ये जो डेटा है वो ABC तीनों के लिए कॉमन रहेगा। तो अभी A के लिए थीटा क्या होगा समझ के लो, ठीक है। ऑन द एक्शियल लाइन, दोस्तों अगर आपका पॉइंट एक्शियल लाइन पे है तो मैंने आपको ये समझाया है थीटा कितना होगा। दोस्तों अगर एक्शियल लाइन पे है तो थीटा हो जाएगा 0। आई होप आपको क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या है,
वी एक्सिस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू के कॉस थीटा इंटू पी अपॉन आर, और थीटा कितना है 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा के पी अपॉन आर। यस और नो, के पी अपॉन आर। तो के आपको, के का वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹, पी का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है ऑलरेडी और आर का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो आप निकाल सकते हो कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो ये हो गया ए, एकदम सिंपल है, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करना। अभी बी, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अभी इक्वेटोरियल लाइन पे मतलब जो लाइन आपके एक्सेस को परपेंडिकुलर है, उस पॉइंट पे अगर आपका पॉइंट है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए उस पॉइंट पे थीटा कितना होगा। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर ठीक से देखा है तो आपको पता होगा थीटा कितना होगा 90। यस और नो, तो वी इक्वेटोरियल कितना होगा के पी कॉस 90 डिवाइडेड बाय आर, और आपको पता है कॉस 90 कितना होता है 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पे या इक्वेटोरियल प्लेन पे डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा 0 ही रहेगा। ओके, ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस, मतलब यहाँ पे आपको क्लियरली सी दिया है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, जो आपका फॉर्मूला है डाइपोल का क्या है, v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे आर स्क्वायर है, हर एक फॉर्मूला में आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे थीटा 60, के पता है, पी भी पता है, आर भी पता है, आप फॉर्मूला में डाल दो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह आर स्क्वायर को भूलना नहीं, इट हैपन्स मेनी टाइम, इट इज़ आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। सॉल्व करके देखो और देखिए आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। 2 charges of 5 into 10⁻⁸ and -8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. ओके दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। ओके, मेरे पास ये चार्ज है, एक चार्ज है Q1, कितना दिया आपको 5 into 10⁻⁸ कूलम, और ये एक दूसरा चार्ज है Q2, वो कितना दिया आपको -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ओके दोस्तों, फॉर्मूला से ही आपको पता रहेगा अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाता है वो भी पॉजिटिव बनाता है, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाता है वो भी नेगेटिव बनाता है। येस और नो। तो दोस्तों सपोज आपका ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये दोनों चार्ज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएंगे वो पॉजिटिव ही बनाएंगे। सपोज आप कौन सा भी एक रैंडम पॉइंट लो, सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे ये चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, ये मान लो पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव बनाएगा। मतलब आपको ऐसा कौन सा भी पॉइंट नहीं मिलेगा इनके आजू बाजू में किधर भी जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको 0 हो, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होने के लिए ये समझ लो एक चार्ज आपको पॉजिटिव देना ज़रूरी है और दूसरा चार्ज आपको निगेटिव देना ज़रूरी है। दोनों निगेटिव दोगे, अगर आपको दोनों निगेटिव देंगे तो क्या होगा, एक चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव बनाएगा, दूसरा चार्ज भी नेगेटिव बनाएगा, और उनका एडिशन कभी 0 नहीं आने वाला है। नेगेटिव प्लस नेगेटिव 0 थोड़ी आएगा दोस्तों। तो याद रखो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको 0 पोटेंशियल लाना है तो एक चार्ज हमेशा पॉजिटिव और एक चार्ज हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो ही आपको उन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। एक चार्ज प्लस बनाएगा, एक चार्ज माइनस बनाएगा, प्लस माइनस को ऐड कर दोगे 0 आ जाएगा। यस और नो। तो दोस्तों आई होप मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है मान के चलो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों के वजह से कितना है 0, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना रहा है V1, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना रहा है V2, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है 0। यस और नो। ओके चलो, ये जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ x। अगर ये डिस्टेंस x है तो दोस्तों आप बोल सकते हो या मुझे बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना होगा। दोस्तों Q1 और Q2 के बीच में का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 16 सेंटीमीटर। यस और नो, ठीक है। अगर मैं इसको x मीटर बोलूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा दोस्तों 0.16 माइनस x। ऐसा यूनिट में लिख रहा हूँ ना, ये 16 सेंटीमीटर है, मतलब कितना है दोस्तों 0.16 मीटर है।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, सो दोस्तों हम लोग को पता है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। सो V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V2। दोस्तों V1 क्या हो जाएगा, V1 के Q1 अपॉन R1। दोस्तों समझने की कोशिश करो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज V1? इट इज़ अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू Q1, यस और नो। अभी V2 क्या होगा दोस्तों, K Q2 अपॉन R2, यस और नो। दोस्तों K और K चला गया, K और K कैंसिल हो जाएगा। ओके, Q1 अपॉन R1 हम लोग ने क्या लिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग ने x लिया है, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस Q2। दोस्तों R2 क्या लिया है मैंने, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब Q2 से जहाँ पे पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.16 माइनस x, यस और नो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी Q1 आपको कितना दिया है, Q1 आपको Q1 दिया है 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x, माइनस Q2 कितना दिया है, -3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस x। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों अगले स्टेप में, 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कट गया, तो दोस्तों बचा क्या, 5 डिवाइडेड बाई x, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस x। दोस्तों ये तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 इंटू दिस, ओके 5 इंटू 0.16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.8 माइनस 5x, ठीक है। अब ये 5x वहाँ पे गया, कितना आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 0.8। तो दोस्तों x क्या हो जाएगा, x आ जाएगा आपका 0.1 मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया है। दोस्तों अभी मेरी बात ठीक से सुनिए, ऐसे क्वेश्चन में मतलब आपको एक चार्ज Q1 और एक Q2 दिया है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और एक पॉइंट, ऑब्वियसली इन दो चार्जेस के बीच में आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, और एक पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। वो कहाँ पे होगा दोस्तों, आपका जो चार्ज मैग्नीट्यूड से कम है, जो मैग्नीट्यूड से कम है उसके बाजू में, मतलब ये आपको Q2 दिख रहा है, ये Q2 और ये Q1, ये कितना है 5 इंटू 10⁻⁸, ये कितना है, साइन छोड़ दो, मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, 3 इंटू 10⁻⁸, मतलब ये छोटा है, यस और नो। तो यहाँ पे कहीं पे ये ऑब्वियसली अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, यहाँ पे कहीं पे आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। तो दोस्तों ये पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद कर सकते हो। अभी जैसे आपने ये पॉइंट लिया था, आपको ये पॉइंट लेना है और यहाँ पे क्या मानना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मान के सेम स्टेप फॉलो करने हैं। देखो यहाँ से लेके इस Q1 से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस आप x मान सकते हो, देखो ये पूरा आप x मान सकते हो, यस और नो। तो Q2 से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों, एकदम सिंपल है, वो हो जाएगा आपका x माइनस 0.16, बस इतने ही चेंजेस हो गए। बाकी आप जो मैंने प्रोसीजर फॉलो किया है सेम फॉलो करो और आपको आंसर आ जाएगा कि ये x कितना है, ठीक है। फिर आपको 2 आंसर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। A small particle carrying a negative charge 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अभी एक पार्टिकल है जो नेगेटिव है और उसका चार्ज इतना है दोस्तों। ऑब्वियसली ये पार्टिकल क्या है, ये पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रहता है और उसके ऊपर जो चार्ज रहता है उसका मैग्नीट्यूड आप सबको पता है, दैट इज़ 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इज सस्पेंडेड मतलब आप बोल सकते हो इट इज़ फ्लोटिंग इन इक्विलिब्रियम, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4000 वोल्ट अक्रॉस देम, फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास 2 मेटल प्लेट्स है, ठीक है, 2 मेटल प्लेट्स है विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, और उन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, मतलब इस पे अगर +Q चार्ज है, अगर मैं इसको बोलूँ इस पूरे मेटल प्लेट के ऊपर अगर +Q चार्ज है, तो इस मेटल प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा -Q, यस और नो, ठीक है। अगर ऐसा है तो दोस्तों ये 2 मेटल प्लेट के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
प्रोड्यूस होता है। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, दैट इज E is equal to V by D. E is equal to V by D. What is V? V is the potential difference between these two plate. अभी देखो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो ये कुछ हायर पोटेंशियल पे होगा, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो ये कुछ लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस मेटल प्लेट का पोटेंशियल नहीं, इस मेटल प्लेट का भी पोटेंशियल नहीं, इन दोनों मेटल प्लेट के बीच में का पोटेंशियल का डिफरेंस है दोस्तों V। यस और नो? सो E इज इक्वल टू V बाई D। अगर आप ठीक से पढ़ो तो आपके न्यूमेरिकल में भी दो प्लेट्स के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है, ओके, जिनके बीच में का डिस्टेंस D है। आपको D डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज 10⁻⁻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 वो भी आपको दिया है 4000 वोल्ट। अभी इन दो प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रॉन सस्पेंडेड है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता रहेगा दोस्तों कि उसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, मतलब जितने फोर्सेस उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहे हैं उनका अगर आप वेक्टर एडिशन करोगे तो जो आपको आंसर आएगा दोस्तों वो ज़ीरो होगा। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलते हैं कि अपना पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ऑब्वियस है, दैट इज द वेट ऑफ द पार्टिकल। दैट मीन्स वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लग रहा रहेगा? नीचे। पर ये पार्टिकल नीचे तो जा रहा नहीं है, इलेक्ट्रॉन नीचे तो जा रहा नहीं है, वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इन दो मेटल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है। मतलब वो जो फोर्स लगा रहा है वो mg के बराबर रहेगा और mg के एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा। यस और नो? तभी तो जाके ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अभी आपको पता है ये जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिवली चार्ज होता है। आपने ये भी पढ़ा है दोस्तों, अगर मैं एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता है। अगर मैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके लिए ड्रॉ की है, वो यूनिफॉर्म रहेगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दे एंड और टर्मिनेट एट नेगेटिवली चार्ज प्लेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसके ऊपर जो लगने वाले जो फोर्स है वो सारे इक्वल है और अपोजिट है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू mg? यस और नो? तभी तो जाके ये इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में रहेगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज क्यू पे फोर्स लगाता है वो कितना होता है? F इज इक्वल टू ई क्यू। यस और नो? ये हम लोग ने पढ़ा है। तो मैं आगे जाके F को रिप्लेस करूँगा ई क्यू से। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ई क्यू इज इक्वल टू mg? यस और नो? ओके, अभी दोस्तों मुझे पता है E इज इक्वल टू V बाई डी, तो मैं इस E को रिप्लेस कर सकता हूँ V बाई डी से। सो V बाई डी इंटू क्यू इज इक्वल टू mg। आपको पूछा क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, मतलब मास जो है वो पार्टिकल का वो आपको निकालना है। सो m इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे V इंटू क्यू डिवाइडेड बाय D इंटू जी। V आपको दिया है दोस्तों 4000 वोल्ट, Q भी आपको दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ D भी दिया है 0.1 मीटर और G आपको पता है दोस्तों 9.8। ये सारे वैल्यूज़ आप डालिए, आपको जो आंसर मिलेगा वो ऐसा यूनिट में मिलेगा, दैट इज़ kg, और जो मैंने वो ब्रैकेट में लिख के दिया है वही आंसर मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अ चार्ज Q इज मूव फ्रॉम अ पॉइंट A अबाउट द डाइपोल ऑफ अ डाइपोल मोमेंट P, ओके, डाइपोल मोमेंट P to the point below the dipole in equatorial plane without acceleration, find work done in this process। ओके दोस्तों, मतलब पॉइंट A और पॉइंट B ये इक्वेटोरियल प्लेन पे है। इक्वेटोरियल प्लेन आपको पता है, इक्वेटोरियल प्लेन जो रहता है उस प्लेन पे डाइपोल का जो इक्वेटोरियल प्लेन रहता है उस प्लेन पे हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है वो कितना रहता है? ज़ीरो।
मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी ए कितना रहेगा 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना रहेगा 0, यस और नो। तो मैंने क्या किया, चार्ज क्यू को ए से बी लेके आया। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट दैट इज वी बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट दैट इज वी ए इज इक्वल टू वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय द एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। और दोस्तों वी बी कितना है 0, वी ए कितना है 0, तो 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा 0, सो 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये ए बी और एक्सटर्नल में वापस नहीं लिख रहा हूँ, तो आप मुझे बोलो वर्क कितना होगा, ऑब्वियसली Q इंटू 0 तो 0। दोस्तों ए टू बी लाने के लिए आपको कुछ भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों सेम पोटेंशियल पे है। एक और दो पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे हो तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए, चार्ज को लाने के लिए आपको वर्क नहीं करना पड़ता। वर्क डन बाय यू इज़ 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। ओके 125 small drops, liquid drops, each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and each of diameter 0.1 meter from a bigger drop. Okay, calculate the potential on the surface of the bigger drop. ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिए। अगर सपोज़ मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है ना, ओके, अगर स्फीयर के सेंटर से मैं r डिस्टेंस पे जाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा k q अपॉन r। और q क्या है, q इज़ द चार्ज विच इज़ यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन दिस स्फीयर, ठीक है ना। इस स्फीयर पे वो q चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है। ओके अच्छा, अभी सपोज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं स्फीयर के सरफेस पे लाता हूँ, स्फीयर के सरफेस पे लाता हूँ। यहाँ ये कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, यस और नो, ठीक है ना। स्मॉल आर को मैंने कैपिटल आर विच इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर से रिप्लेस कर दिया, यस और नो। अभी बात सुनो दोस्तों, हम लोग ने ये पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है 0। मतलब ये अगर चार्ज स्फीयर है, एक चार्ज मेटालिक स्फीयर है, उस चार्ज मेटालिक स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो कितना रहता है 0, यस और नो। तो दोस्तों अगर ऐसा है, हम लोग ने E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, याद है आपको पढ़ा है, हम लोग ने ये पढ़ा है। E इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। तो इस मेटल स्फीयर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब E को अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। ये डेल्टा आर इधर गया तो डेल्टा V कितना आ जाएगा 0। डेल्टा V 0 मतलब समझ के लो, इस मेटल स्फीयर के अंदर में इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे जाऊँ तो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब है ये है दोस्तों कि इनसाइड दिस स्फीयर the electric potential is constant, it is not 0, it is constant। आप किसी भी दो पॉइंट पे जाइए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट ही होगा। और वो कितना होगा, जितना सरफेस पे है उतना ही होगा। सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इस मेटल स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। दोस्तों ये बहुत ही है इम्पॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में ये मेंशन नहीं किया है, यस और नो। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, समराइज़ कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। अगर आपके पास एक चार्ज मेटालिक स्फीयर है, एक चार्ज मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। तो इस चार्ज मेटालिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है E 0। इस चार्ज मेटल स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। कितना होता है, उतना ही होता है जितना आपके मेटल स्फीयर के सरफेस पे होता है। मेटल स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो उस मेटल स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे
जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा वो के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 125 small liquid drops, each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and each of diameter 0.1 meter form a bigger drop. Calculate the potential on the surface of the bigger drop. Okay, तो हम लोग के पास छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं। कितने हैं ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स? ऐसे मेरे पास 125 ड्रॉप्स हैं, ठीक है ना। हर एक ड्रॉप का अगर मैं एक छोटा सा ड्रॉप लूँ तो उसका जो रेडियस है वो मुझे दिया नहीं, उसका मुझे जो डायामीटर है D1 वो मुझे दिया हुआ है कितना, 0.1 मीटर। तो रेडियस ऑब्वियसली कितना होगा, R1 इज इक्वल टू 0.05 मीटर। ओके, अभी हर एक छोटे स्फीयर पे चार्ज कितना है, मैं उसको बोल रहा हूँ Q1। कितना दिया हम लोग को, 0.5 माइक्रोकूलम, या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, एक छोटे से टोटल मेरे पास 125 ड्रॉप्स है, उसमें से अगर मैं एक ड्रॉप लूँ तो उस एक ड्रॉप का रेडियस कितना है, 0.05 मीटर। उस एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना है, 5 × 10⁻⁷ कूलम। ओके दोस्तों, अभी ये सारे 125 ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है, एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है। आपको समझ में आ रहा है, ये बड़ा ड्रॉप बन गया, ठीक है ना। इसका रेडियस मैं बोलता हूँ R2, इसका रेडियस मैं बोलता हूँ R2, कितना है पता नहीं है, ठीक है। ओके, और पूछा है आपको, ये पूछा है इस बड़े ड्रॉप के सरफेस पे पोटेंशियल कितना रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आपको पता है कि अगर आपके पास स्फीयर है तो स्फीयर के ऊपर, स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, या के क्यू अपॉन आर बोल सकते हो, वेर आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ऐसा बोलो। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी पता है, वही यूज़ करके आपको आगे जाना है। ठीक है, ओके दोस्तों, अभी देखिए, ये जब 125 लिक्विड के ड्रॉप्स जब मिल जाएंगे और एक बड़ा ड्रॉप बनेगा तो दोस्तों वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। दोस्तों कंजर्वेशन का मीनिंग है, कंजर्व इस वर्ड का मीनिंग है 125 ड्रॉप्स का मिलके जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम उस एक ड्रॉप का रहेगा, क्योंकि ये सारे ड्रॉप्स मिलके वो ड्रॉप बना रहे हैं। यस और नो? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 125 इंटू V1, अभी आप बोलोगे V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल स्मॉल ड्रॉप, इज इक्वल टू V2. What is V2? V2 is the volume of that new entire big drop, जो बड़ा ड्रॉप बना है आपका, उसका वॉल्यूम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। V1 is the volume of the small drop, 125 into V1 will be the volume of total 125 drops, and what is V2? V2 is the volume of that big drop. Yes or no? वॉल्यूम कंजर्व रहता है दोस्तों, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। अभी स्फीयर है तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ 125 इंटू छोटे स्फीयर का वॉल्यूम, दैट इज़ 4/3 पाई R1 क्यूब। अच्छा, बड़े स्फीयर का वॉल्यूम दैट इज़ 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 पाई विल गेट कैंसिल। अगर मैंने यहाँ पे क्यूब रूट लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा पाई टाइम्स R1 इज इक्वल टू R2। यस और नो? मतलब ये जो R2 है वो R1 के 5 टाइम्स है, मतलब इंटू 5 करोगे R1 को, आपका आंसर मिल जाएगा। ये आपको फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। अभी सेकेंड पार्ट सुनो दोस्तों। जैसे 125 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम कंजर्व होता है एक बड़ा ड्रॉपलेट बनने के बाद, वैसे ही दोस्तों, वैसे ही 125 ड्रॉप्स के ऊपर जितना टोटल चार्ज है उतना ही चार्ज वो एक ड्रॉप के ऊपर बनेगा जो 125 ड्रॉप्स मिलके बन रहे हैं। मतलब चार्ज भी क्या होगा, कंजर्व होगा। चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते दोस्तों। जितना 125 ड्रॉप्स पे जितना चार्ज था टोटल मिला के, उतना ही आपके एक ड्रॉप पे रहेगा जो 125 ड्रॉप्स मिलके बना रहे हैं। यस और नो? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 इंटू Q1, व्हाट इज़ Q1? चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू Q2। व्हाट इज़ Q2? चार्ज ऑन दिस बिग ड्रॉप, इसको मैं बोल रहा हूँ Q2। इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा दोस्तों वो कंजर्व रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, अभी अगर मैं एक छोटा सा ड्रॉप लूँ, ये छोटा सा ड्रॉप लूँ जिसका रेडियस मैंने लिया है R1, तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा, अभी देखा, V1 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1। सही बात है कि नहीं? अब ये बड़ा ड्रॉप लूँ जो ये 125 ड्रॉपलेट्स मिलके बन रहा है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा, V2 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2। बहुत आसान है। यस और नो? तो अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ से Q1 और यहाँ से Q2 को सब्सटीट्यूट करता हूँ। देखिए
मैं लिख सकता हूँ 125 इंटू, क्या मैं Q1 को लिख सकता हूँ V1 R1 अपॉन के इज इक्वल टू क्या मैं Q2 को लिख सकता हूँ, यहाँ पे Q2 को लिख सकता हूँ V2R2 अपॉन के, V2R2 अपॉन के। दोस्तों ये के कैंसिल हो जाएगा। अभी आगे सॉल्व करो, 125 इंटू V1, अच्छा, इंटू R1 इज इक्वल टू V2 इंटू, क्या मैं R2 को लिख सकता हूँ 5R1, इसके लिए मैंने पार्ट 1 किया है, तो इंटू 5R1, R1 कैंसिल हो जाएगा, 25 इज़ 125। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, 25 इंटू V1 इज इक्वल टू V2, और आप बोल सकते हो V2 दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 25 इंटू V1, तो आपको पता है कि Q1 अपॉन R1, तो ये आप सॉल्व करो, 25 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 मतलब छोटे से ड्रॉप के ऊपर चार्ज दिया है आपको 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द छोटा सा ड्रॉप, वो कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁻²। ये आप सॉल्व कीजिए, जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर दिया है आपको आ जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आगे जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का है, पर आपके मॉड्यूल 2 में गलती से दिया हुआ है, तो मैं ये क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने इसको रेड में मार्क किया है, ये आप भी मत कीजिए। ओके, a charge 6 microcoulomb is placed at the origin, okay, 6 microcoulomb charge is placed at the origin, and another charge of -5 microcoulomb is placed on the y-axis at the position of 0,6। okay, मतलब ये y-axis 0 का मतलब ये जो distance है वो clearly कितना है 6 मीटर। okay, calculate the total electric potential at point P, total whose coordinates are 8.0,0, अच्छा 8,0 मतलब पॉइंट P के कॉर्डिनेट, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा दोस्तों 8 मीटर। यस और कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। ओके ठीक है। अभी हम लोग को पहले क्या पूछा है, कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। पॉइंट P पे हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ऑब्वियसली इसको मान लो Q1, ठीक है ना, इसको मान लो Q2, Q1 की वजह से जो पोटेंशियल तैयार हो जाएगा वो बोलो V1, Q2 के वजह से जो पोटेंशियल हो जाएगा उसको बोलो V2। दोनों को सिंपली ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। यस और नो, ये हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है। तो V1 क्या हो जाएगा दोस्तों, K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2। यहाँ पे K अगर मैं बाहर ले लूँ तो आ जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2। ओके ठीक है। अभी R1 क्या है, R1 इज द डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम पॉइंट P। डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम पॉइंट P मतलब ये डिस्टेंस है R1। यस और नो, ये 6 है, ये 8 है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर, एकदम सिंपल है। तो आपको R1 कितना मिल गया 10। सो मैं यहाँ पे Q1 कितना है, Q1 का वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 10 प्लस अभी Q2 कितना है 6 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय व्हाट इज R2 इज द डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम पॉइंट P, जो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कितना है 8। यस और नो, अभी K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पे माइक्रो है, यहाँ पे माइक्रो है, माइक्रो बाहर आ जाएगा, 10⁻⁻6 बाहर आ जाएगा। सो 10⁻⁻6 इन अ ब्रैकेट क्या बचेगा, -5 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 8। यस और नो दोस्तों, अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P आ जाएगा, जो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है। आई होप आपको VP समझ में आ गया। ओके, अभी हम लोग को क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में, यहाँ पे क्या पूछा है, कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। ओके, अभी प्रोटॉन के चार्ज कितना होता है आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, अभी ये पॉइंट P है, मान के चलो ये पॉइंट P है, और यहाँ पे ये पॉइंट से Q या B बोलो, जो कहाँ पे है इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B लिखो पहले, इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम B टू P ऑब्वियसली बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये तो बहुत बार बोल दिया मैंने, डिवाइडेड बाय चार्ज Q। ठीक है, सो BP माइनस
पॉइंट बी तो आपका इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है दोस्तों, 0 इज इक्वल टू वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, पॉइंट बी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे ना, टू द पॉइंट पी डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू क्या है दोस्तों, ई, यस और नो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वी पी इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, दैट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग द प्रोटॉन फ्रॉम द इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। अभी ई आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी पी भी हम लोग ने यहाँ से निकाला है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको आपका आंसर मिल जाए।